Hello everyone and welcome back to my channel. So I am back with a very important concept for your income tax, and today we are going to discuss about income from salaries. As we have already discussed that under income tax we have 5 major heads. So today let us start with the first major head of income tax, that is income from salaries. अब सैलरी की डेफिनेशन नॉर्मल टर्म्स में जो हम डिस्कस करते हैं वो यही है कि हर मंथ एक एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है, जो पेमेंट मिल रही है, दैट इज़ सैलरी. बट सैलरी इस सबसे बहुत एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं सैलरी को, उससे बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है. तो एज़ पर इनकम टैक्स सैलरी में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं, क्या हम डिडक्ट करते हैं, जो हमारी इनकम आती है जितना हमने सैलरी से कमाया है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं. तो लेट अस फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ सैलरी. So, the provisions related to income from salaries, they are contained in section 15, 16 and 17. तो जो हमारा income from salaries वाला head है वो उसमें कौन से sections included हैं? 15, 16 and 17. Now, the amount received by an individual shall be treated as salary only if the relationship between the payer एंड पेई इज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. ठीक है, जो रिलेशनशिप है पेयर और पेई का वो कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का. तभी हम जो पेमेंट मिला है इंडिविजुअल को उसको सैलरी ट्रीट करेंगे. अब सैलरी में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं और क्या हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरीज आता है. लेट अस सी. सो सैलरीज इंक्लूड योर सैलरी में इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पर सैलरी लिखा है इट मीन्स बेसिक पे, जो आपको पूरा आपका फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है मंथली. ठीक है. देन अलाउंसेज आते हैं हमारे, परक्यूजिट्स आते हैं एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. तो ये सब चीज़ें जुड़ती हैं तब हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज आता है. अब ये सब चीज़ें क्या हैं? अलाउंसेस बेसिकली फैसिलिटीज़ होती हैं मॉनेटरी फॉर्म में जो हम एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं. परक्यूजिट्स फैसिलिटीज़ हैं बट इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म. ठीक है, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं, दैन दैट इज़ परक्यूजिट्स. ये सब हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं. उसके बाद प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी. सैलरी के ज़्यादा, सैलरी से आगे हम क्या दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो सब इसके अंदर आता है. इसमें ग्रेच्युटी, पेंशन, जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सब आएंगे. फिर इन सबको जोड़कर हमारी क्या बनती है? ग्रॉस सैलरी. उसमें से हम ये 3 डिडक्शंस करते हैं. जहाँ पर लेस लिखा है आपका सेक्शन 16 में हमारी ये 3 डिडक्शंस आती हैं. ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी, उसमें से हम ये तीनों को डिडक्ट करते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स. जब हम इन तीनों को डिडक्ट कर देते हैं तब हमारे पास आती है नेट सैलरी, और यू कैन से इनकम अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, पहले हमने ये सब चीज़ें जोड़ी तो हमारे पास आ गई ग्रॉस सैलरी, फिर हमने 3 डिडक्शंस की तो हमारे पास फाइनली अपनी नेट सैलरी और यू कैन से इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाता है. ऑल राइट, नाउ दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ वट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, that is allowances. So it is a fixed monetary payment that is made by the employer to employee in addition to the salary for the purpose of meeting some specific requirements. ठीक है, एक फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है ताकि कुछ उसके स्पेसिफिक पर्पस मीट हो सके. ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. नाउ हमारे पास ये 3 कैटेगरीज में होता है मेजरली. द फर्स्ट कैटेगरी इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, second is partially exempt allowances and third is fully exempt allowances. बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल में क्या कौन से अलाउंसेस आएंगे? जो हमने एम्प्लॉय को दिए हैं फैसिलिटी वो उस पर पूरे पे टैक्स देगा. पार्शियली एग्जेम्प्ट में कुछ अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कुछ टैक्स फ्री होगा. फुल्ली एग्जेम्प्ट मीनिंग उस पर उसे बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना है. ठीक है, फ्री है वो फैसिलिटी उसके लिए. नाउ लेट अस फर्स्ट लुक एट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ अलाउंस वी हैव इज डियरनेस अलाउंस. It is given to cope up with the adverse effects of inflation. It is fully taxable in the hands of employees. Basically हम डियरनेस अलाउंस क्यों देते हैं? जो हमारी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उससे कोप अप करने के लिए. जो एम्प्लॉय है उसकी जो भी सैलरी है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइजेस हो रहे हैं, तो जो आपकी परचेजिंग पावर है वो अफेक्ट हो रही है अल्टीमेटली. ठीक है, आप जितनी सैलरी से ज़्यादा चीज़ें ले सकते थे आप उतनी नहीं ले पा रहे हो, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है क्योंकि प्राइस राइज हो रहे हैं. सो इस इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मॉनेटरी पेमेंट दी जाती है बाय योर एम्प्लॉयर. सो दैट इज़ नोन एज डियरनेस अलाउंस. महंगाई के प्रभाव को झेलने के लिए आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है. ठीक है, अब डियरनेस अलाउंस इज़ अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़. ठीक है, नाउ इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली इफ़ इट इज़ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरिम रिलीफ. तो हम इसे सैलरी का पार्ट सिर्फ तभी मानेंगे अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का अग्रीमेंट है उसमें मैंशनड है दैट इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी.
ऑल राइट, सिंपल सा अलाउंस है, इट इज़ ओनली गिवन टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन, ठीक है. देन सेकेंड अलाउंस वी हैव इज सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस. सो इट इज़ गिवन टू कॉम्पेंसेट द राइजिंग प्राइसेस और टू मीट द लिविंग कॉस्ट इन सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है. ये स्पेसिफिकली जो हमारे प्राइस राइज हो रहे हैं सिटीज़ में उसको कोप अप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, ये इट इज़ गिवन ओनली टू कॉम्पेंसेट द राइजिंग प्राइसेस और या फिर जो आपकी लिविंग कॉस्ट है किसी सिटी में, स्पेसिफिक सिटी में, उसको मीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, सिटी के हिसाब से. नाउ थर्ड वी हैव फूड और रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस. सो दीज आर द अलाउंसेस विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर फॉर फूड और रिफ्रेशमेंट्स. फूड के लिए, रिफ्रेशमेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है एम्प्लॉयर के थ्रू, ये है फूड और रिफ्रेशमेंट अलाउंस. देन ओवर टाइम अलाउंस, अगर आप जो आपका स्पेसिफिक टाइम है, वर्किंग टाइम है, वर्किंग आवर्स है, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है दैट इज़ ओवर टाइम अलाउंस. देन लास्ट वी हैव सर्वेंट अलाउंस. It is the allowance which is given by the employer to the employee to appoint and meet the expenses of a servant. आपको कोई सर्वेंट अपॉइंट करना है, उसकी सैलरी देनी है, सो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा मॉनेटरी पेमेंट दी जा रही है दैट इज़ सर्वेंट अलाउंस. सो अभी हमने 5 अलाउंसेस रीड करी हैं, इसकी पूरी लिस्ट आपको लास्ट में मिलेगी. यू कैन जस्ट रीड थ्रू द नेम्स एंड यू कैन learn the details of the following 5 points. All right, now we have partially exempt allowances. पार्शियली एग्जेम्प्ट का मतलब कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, कुछ पार्ट पे आपको टैक्स पे करना है. सो द फर्स्ट अलाउंस वी हैव इज़ हाउस रेंट अलाउंस. ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको हाउस रेंट अलाउंस भी एक्सप्लेन करना है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होता है, तो ये प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन बन के आ जाता है आपके पास. ऑल राइट, तो इसको आपको डिटेल में याद करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नाउ दिस अलाउंस इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ हाउस रेंट. किस लिए दिया जाता है? हाउस रेंट का जो आपका खर्चा है उसको मीट करने के लिए, ठीक है. आपने घर किराए पे लिया है, उसको आपको रेंट तो पे करना है, उसके लिए आपको ये अलाउंस पे किया जाता है बाय योर एम्प्लॉयर. नाउ एग्जेम्पशन कैसे मिलती है इस अलाउंस में, ये तो हमें पता चल गया कि एम्प्लॉयर ने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दी है सो दैट यू कैन पे योर रेंट. नाउ एग्जेम्पशन, इसमें कितना पार्ट हमारा टैक्स फ्री होगा वो कैसे पता चलेगा? by the following details. So exemption in respect of this allowance will be as follows. हमारे पास 3 points given है. First we have the actual amount of HRA received. कितना अमाउंट आपको एज HRA मिला है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है. सेकेंड, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी. बेसिकली हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी है? वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट और यू कैन से रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी. हमें ये देखना है कि जो उसने रेंट पे किया है वो 10% ऑफ सैलरी से कितना ज़्यादा है, ठीक है. बेसिकली जो उसने रेंट पे किया है क्या वो उसकी सैलरी का 10% से ज़्यादा है, तो हमें वो वाला अमाउंट निकालना है. ऑल राइट, सो यू विल राइट इट एज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ हिज सैलरी, फिर वो आप अमाउंट वहाँ पर लिखोगे. इन केस ये आपकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है, यानी कि जो आपका रेंट पेड है वो 10% ऑफ सैलरी से भी कम है, तो आप ये सेकेंड पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखते हो, यू विल राइट इट एज नील, ठीक है. देन थर्ड पॉइंट वी हैव, यू विल टेक 50% और 40% ऑफ सैलरी. ऑल राइट, अभी आप कैसे डिसाइड करोगे? 50% आप लेते हो जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, ठीक है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एंड अदरवाइज यू विल टेक इट 40% ऑफ सैलरी, ठीक है. अब ये आपने 3 अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली. फर्स्ट तो आपके पास होता ही है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA जो आपने रिसीव किया है. सेकेंड, यू हैव कैलकुलेटेड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी. थर्ड, यू हैव टेकन 50 और 40% ऑफ योर सैलरी. तीनों अमाउंट्स में जब आप लिख लेते हो, इनमें से जो भी लीस्ट अमाउंट आती है, ठीक है, सपोज फर्स्ट वैल्यू आपकी 500 आ रही है, सेकंड 300 आ रही है एंड थर्ड 200 आ रही है, तो यू विल टेक 200. सो द लीस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि आपको टैक्स पे छूट कितनी मिली है? 200 रुपये की. अगर आपको टैक्सेबल HRA निकालना है यहाँ पर, तो वो कैसे निकालेंगे आप? जितना आपने अलाउंस रिसीव किया है वो माइनस एग्जेम्प्टेड अलाउंस. सपोज आपने अलाउंस यहाँ पर कितना रिसीव किया? 500 और एग्जेम्प्ट कितना हो गया आपका? 200. सो 5 माइनस 2, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है? 300 विल बी योर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस. ऑब्वियसली आपने जो अलाउंस रिसीव किया हमने ये निकाल लिया कितने पे टैक्स नहीं देना है, तो जो बच गया दैट विल बी योर टैक्सेबल HRA. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 50 या 40% ऑफ सैलरी लेंगे, सो व्हाट विल बी योर मीनिंग ऑफ सैलरी एज पर HRA? सो यू विल इंक्लूड योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंशन्ड है तो, एंड देन यू विल टेक द कमीशन.
ऑल राइट, तो आप इन तीन चीज़ों को जोड़कर अपनी सैलरी बनाते हो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग HRA. ऑल राइट, सो ये आपका हाउस रेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट है. डू रीड इट वेरी केयरफुली. नाउ द सेकेंड अलाउंस वी हैव एज पार्शियली exempt allowance, that is entertainment allowance. So this allowance is given by the employer to his employee for entertainment purposes. This is fully taxable in case of private sector employees, but government employees receive some deduction. अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है. बट अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई है तो उसे डिडक्शंस मिलती हैं. नाउ लेट अस सी कैसे मिलती है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल और यू कैन से एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये लाइन आपको आगे बहुत सारी अलाउंसेस में दिखने वाली है कि हम 3-4 चीज़ें लेते हैं, उसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट आती है उसको हम कंसिडर करते हैं एग्जेम्प्ट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है. 3 अमाउंट आप लेंगे. फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस ग्रांटेड, कितना एक्चुअली आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर पेमेंट मिला है. देन सेकेंड यू विल कैलकुलेट 1/5 ऑफ योर बेसिक सैलरी और यू कैन से 20% ऑफ योर बेसिक सैलरी, एक ही बात है. देन थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5,000 होती है, उससे ज़्यादा अलाउंस में डिडक्शन नहीं मिलती है. तो आप ये तीनों चीज़ें लिखोगे. फर्स्ट यू विल राइट द एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिला है एज एंटरटेनमेंट अलाउंस. सेकंड यू विल कैलकुलेट द 20% ऑफ योर सैलरी. थर्ड यू विल राइट द मैक्सिमम लिमिट दैट इज़ 5,000. तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आती है आपकी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस कम टू स्पेशल अलाउंसेस. So these are some special allowances which come under the category of your partially exempt allowances. Let us see them. So the first allowance in this special allowance category is children education allowance. It is the allowance paid by the employer to the employee for the education of his children. Now it is exempt up to ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो ये जो अलाउंस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे कर रहा है फॉर एजुकेटिंग हिज चिल्ड्रन, नाउ ये एग्जेम्प्ट कहाँ तक है, कहाँ तक आपको टैक्स फ्री है. ये ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड. और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए ली जा सकती है, इवन इफ़ यू हैव 3 चिल्ड्रन यू कैन टेक इट ओनली फॉर 2. मैक्सिमम लिमिट आप 2 बच्चों के लिए ले सकते हो. और कितना अलाउंस मिलेगा आपको, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड. ठीक है, सो यू कैन हैव इट, अगर यू आर हैविंग इट फॉर 2 चिल्ड्रन देन यू विल हैव 2400. ऑल राइट, 1200 पर चाइल्ड पर ईयर. उस हिसाब से 2 बच्चों के लिए कितना हो गया, 2400. ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड अलाउंस. वी हैव हॉस्टल अलाउंस. सो दिस अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. ठीक है, हॉस्टल के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे मीटअप करने के लिए अलाउंस दिया जाता है. अब इसकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. सेम वही चिल्ड्रन एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया, दैट इज़ 300 पर मंथ. तो पर मंथ आप कितना ले सकते हो, 300, यानी कि ईयरली कितना ले सकते हो, 3600 फॉर 1 चाइल्ड. और आप मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए ले सकते हो, 2 बच्चों के लिए. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड अलाउंस दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस. सो इट इज़ ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई who is physically challenged in order to meet his expenses of commuting between his place of residence to the place of duty. ठीक है, जहाँ वो रह रहा है वहाँ से उसे अपने काम पर जाना है, उसके बीच का जो कम्यूटिंग का खर्चा है उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे करते हो. एनीवन हु इज़ फिजिकली चैलेंज्ड. ठीक है, नाउ इट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ. ठीक है, ₹3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है उसके लिए. नाउ अंडरग्राउंड अलाउंस. दिस अलाउंस इज गिवन टू द वर्कर्स ऑफ कोल माइंस एक्सेट्रा. बेसिकली जो भी अंडरग्राउंड वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के नीचे जो भी काम हो रहा है जैसे कि कोल माइंस के वर्कर्स हैं, उन सबको ये अलाउंस दिया जाता है. इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, ₹800 पर मंथ. नाउ नेक्स्ट अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस. So this allowance is a special compensatory allowance which is provided to the members of armed forces who are working in a highly active field area. ठीक है, बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जो काम कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, उनको ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है. और अलाउंस एग्जेम्प्ट कितना है वो देखते हैं. इफ़ अ मेंबर इज सर्विंग एट अ हाई ऑल्टीट्यूड बिटवीन 9000 फीट टू 15,000 फीट देन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी ₹1060 पर मंथ. ऑल राइट, और अगर कोई मेंबर सर्व कर रहा है एट अ हाई एल्टीट्यूड अबव 15,000 फीट देन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी ₹1600 पर मंथ. ठीक है, 2 एग्जेम्पशन अमाउंट्स हैं हमारे पास. अगर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है उसकी लिमिट कितनी है, 9000 से 15,000 फीट तक, तो ₹1060 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा. अगर
वो मेंबर कहाँ पर काम कर रहा है, अबव 15,000 फीट, 15,000 फीट से ऊपर के एल्टीट्यूड एरिया पे काम कर रहे हैं, देन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी 1600 रुपीज़ पर मंथ. दो अमाउंट है 1060 एंड 1600 रुपीज़ पर मंथ. All right, now let us come to the last type of allowance, that is fully exempt allowances. So these are the allowances which are fully exempt from taxes. You don't have to pay any taxes. So first allowance is foreign allowance. This allowance is received by a government employee who is also an Indian citizen during and for his services rendered outside India. ऑल राइट, सो इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट. सो दिस इज अलाउंसेज किसको रिसीव होती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि इंडियन सिटीजन भी है. और कब मिलती है, या तो ड्यूरिंग या फिर यू कैन से फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, जो उसने इंडिया से बाहर सर्विसेज रेंडर करी हैं उसके लिए दी जाती है अलाउंस. ऑल राइट, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है जो कि एक इंडियन सिटीजन है. नाउ द सेकेंड अलाउंसेज टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस. जो भी अलाउंसेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जाती हैं वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती हैं. देन थर्ड, अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल टाइप ऑफ अलाउंसेज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ यूएनओ आर कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस. अगर यूएनओ के कोई एम्प्लॉयज़ को कुछ भी अलाउंसेज पे की जा रही हैं वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती हैं. सो दीज आर द फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेज. नाउ लेट अस लुक एट द टेबल. So as you can see on the screen, we have this table or you can say a chart which summarizes your three types of allowances: fully taxable, partially exempt, fully exempt. इसमें सारे नाम mentioned हैं जो भी आपके allowances के अंदर हैं. कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ यहाँ पर mentioned है. तो do give a read of this chart. All right, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. Now let us come to the next topic. जैसे कि हमने सैलरी में पढ़ा था, 4 चीज़ें पढ़ी थी. तो अलाउंसेस के बाद हमने क्या पढ़ा था जो सैलरी में इंक्लूड होता है, दैट इज़ पर्क्यूजिट्स. तो पर्क्यूजिट्स भी हमारी एक टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, बट नॉन मॉनिटरी फॉर्म में जनरली दी जाती हैं. जैसे हमने अलाउंसेस में पढ़ा, दैट इज़ फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट. दीज फैसिलिटीज़ आर द बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट्स टू द एम्प्लॉयज़. ठीक है, या तो बिल्कुल ही फ्री दी जाती हैं पर्क्यूजिट्स या फिर कुछ कंसेशन करके कुछ रेट पर दी जाती है आपके एम्प्लॉयज़ को. सो ये भी हमारी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, पर्क्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़. ऐसी पर्क्यूजिट्स, ऐसी फैसिलिटीज़ जो हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है. सेकंड, पर्क्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़. कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है. देन थर्ड, पर्क्यूजिट्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़. सभी एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टैक्स नहीं देना उन्हें. ठीक है, सो बेसिकली ये जो पर्क्यूजिट्स हैं ये भी एक तरह की फैसिलिटी है, बट हमारी अलाउंसेस क्या थे, फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट थे. बट पर्क्यूजिट्स क्या हैं, दे कैन बी इन कैश और इन काइंड. ऐसा भी हो सकता है कि हमने मॉनिटरी फॉर्म में फैसिलिटी दी है और ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कुछ कैश में नहीं दिया है. ऑल राइट, नाउ let us talk about the first type of perquisite we have, that is taxable perquisites, which are taxable for all type of employees. So the first perquisite we have is rent free accommodation. So in this facility, an employer provides accommodation to the employee that is rent free. He is not liable to pay any rent on that accommodation, but he is liable to pay the tax on such facility. सो लेट अस सी, ये जो फैसिलिटी उस एम्प्लॉय को मिल रही है उसका वैल्यूएशन कैसे लगाएंगे हम, इस पर्क्यूजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टैक्स एम्प्लॉय लाइबल है इस फैसिलिटी पे करने के लिए. नाउ अब इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, यू कैन सी ऑन द स्लाइड. सो लुक एट दिस टेबल. अब इसमें सबसे पहले आप सिर्फ कॉलम ए पर ध्यान दीजिएगा जो कि अनफर्निश्ड हाउस के लिए है. ठीक है, फिर हम फर्निश्ड हाउस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. अभी हम सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम इस कैटेगराइजेशन में नहीं जा रहे हैं कि आप वो फर्निश्ड है नॉन फर्निश्ड है. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एम्प्लॉई. एम्प्लॉई कैसा है हमारा, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम देखिए, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में, दैट इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जो भी लाइसेंस फी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए. ठीक है, बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखनी है, फिर हमें 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं कि क्या जो घर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है वो उसका खुद का है, वो ओनर है उस घर का, या फिर उसने खुद पहले रेंट पे लिया है फिर आगे एम्प्लॉय को पास ऑन किया है. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल लुक व्हेन द हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर का अपना घर है, उसने आगे एम्प्लॉय को दिया है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. तो यहाँ पर वैल्यूएशन किस पर डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन पर. जिस सिटी में आप प्रोवाइड कर रहे हो घर, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है. अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है
तो आपका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, 7.5% ऑफ योर सैलरी. If the city's population is between 10 to 25 lakh, then your salary का कितना परसेंटेज होगा, 10% ऑफ सैलरी. अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 25 लाख, देन 15% ऑफ सैलरी विल बी योर वैल्यूएशन. ठीक है, तो बेसिस ऑफ सैलरी किस पर डिपेंड करेगा, हमारा पॉपुलेशन पर. सिटी की जितनी पॉपुलेशन है उस बेसिस पर हम वैल्यूएशन लगाएंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन का. ऑल राइट. नाउ अगर जो हाउस है वो खुद एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, देन आगे पास ऑन किया है, तो हम क्या देखेंगे, जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस घर के लिए, या फिर 15% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, दोनों में से विच एवर इज लेस विल बी योर वैल्यूएशन. ठीक है, दोनों में से जो भी कम वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यूएशन बन जाएगी. अब यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करना है कि अगर जो हम घर प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल्ली फर्निश्ड है, फर्निश्ड हाउस दे रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें कुछ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. जो हमने वैल्यूएशन अनफर्निश्ड हाउस की निकाली है, ठीक है, हम सबसे पहले तो वो लेंगे. यहाँ पर आप देखिए तीनों कॉलम्स, तीनों रोज में वैल्यूज सेम है. फर्स्ट रो देखिए, वैल्यू इक्वल्स टू ए पार्ट, जो कि आपने अनफर्निश्ड हाउस के केस में निकाली है, प्लस क्या कर देंगे आप, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट चार्ज. क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आप फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉय को, क्या वो फर्नीचर ओन्ड है, अगर वो ओन्ड है मतलब आपका खुद का है, तो आप उसकी 10% कॉस्ट ले लेंगे. अगर वो आपने रेंट पे लिया है तो आपने जो रेंट पे करा है उसके लिए आप वो लेंगे. दोनों में से जो भी इन केस ऑफ ओनिंग और रेंटिंग ऑफ फर्नीचर, अगर आप ओन कर रहे हो तो 10% ऑफ कॉस्ट, रेंट पे लिया है तो रेंट चार्ज, दोनों में से एक चीज़ लेंगे, प्लस जो हमने अनफर्निश्ड हाउस के केस में वैल्यूएशन निकाली है वो प्लस कर देंगे. ठीक है, ये कब होगा, सिर्फ अगर जो घर है वो फर्निश्ड है. तो तीनों केसेस में यही लिखा हुआ है, सेम चीज़ अप्लाई होगी. तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ अनफर्निश्ड हाउस वाली वैल्यूज़ याद रखनी है. हम ऐड ऑन कर देंगे अगर हमारा घर फर्निश्ड है, डिपेंडिंग फर्नीचर खुद ऑन किया गया है या फिर रेंट पे लिया गया है. सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो कि हमने एक टेबल के फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया है. सो यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट इट. एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ परक्यूजिट, वी हैव द फैसिलिटी ऑफ लंच, टी एंड स्नैक्स. सो इसमें हमने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं यहाँ पर. द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इफ दिस फैसिलिटी ऑफ टी स्नैक्स इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इट विल बी एग्जेम्प्ट. अगर हम ऑफिस आवर्स में टी या स्नैक्स दे रहे हैं तो वो ऑफिस आवर्स में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है. अगर हम फैसिलिटी ऑफ लंच प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफिस आवर्स में, तो हमें एग्जेम्पशन मिलती है कितनी, 50 रुपीज़ पर लंच. बाकी का जो भी पार्ट होगा या पेमेंट होगी वो टैक्सेबल होगी. एंड इफ दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट रिमोट और कोस्टल एरियाज, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट. ठीक है, नॉर्मली अगर आप टी या स्नैक्स प्रोवाइड कर रहे हो ऑफिस आवर्स में तो वो एग्जेम्प्ट है. अगर आप लंच प्रोवाइड कर रहे हो ऑफिस आवर्स में तो 50 रुपीज़ पर लंच हमारी एग्जेम्पशन लिमिट है, रेस्ट इज टैक्सेबल. एंड इफ़ दिस फैसिलिटी ऑफ लंच इज़ प्रोवाइडेड इन सम रिमोट एरियाज तो वो भी एग्जेम्प्ट है. और बाकी के जो भी केसेस हैं इन सब के अलावा उसमें ये फैसिलिटी कैसी रहेगी, टैक्सेबल. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट परक्यूजिट वी हैव इज गिफ्ट, वाउचर और अ टोकन. Any gift, voucher or token in a non-monetary form received by the employee is exempt up to rupees 5,000. If it is in cash or monetary form, then it's fully taxable. अगर हम कोई गिफ्ट देते हैं या वाउचर देते हैं या टोकन देते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो हमारी कितना एग्जेम्पशन लिमिट है, 5,000 तक का गिफ्ट, टोकन या फिर वाउचर एग्जेम्प्टेड है टैक्स से अप टू 5,000. बट अगर हमने कैश या मॉनिटरी फॉर्म में गिफ्ट दिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. ऑल राइट. नाउ द लास्ट फैसिलिटी, लास्ट परक्यूजिट वी हैव इज क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी. सो इफ दिस फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर to employee, then it is taxable up to the amount which has been reimbursed or paid by the employer in connection with such facility. ठीक है, इस फैसिलिटी के लिए जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ा है, ठीक है, वो सब अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा ऑन एम्प्लॉई. बट अगर ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एम्प्लॉय को जो दी जा रही है वो पर्सनल यूज़ के लिए है, तब अगर ये क्रेडिट कार्ड उसे ऑफिस यूज़ के लिए दिया जा रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा. So now moving forward, let us move towards our second type of perquisite, which is the perquisites taxable only in case of specified employees. Now सबसे पहले ये समझते हैं कि specified employees कौन होते हैं. As you can see on the slide, value of some perquisites are taxable only in hands of specified employee. A specified employee is the one
हु फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये जो हमारी कंडीशंस है इसमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है एक एम्प्लॉय तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि कौन सी परक्यूजिट है जो टैक्सेबल है इनके केसेस में। फर्स्टली let us see the conditions of a specified employee. So the first condition say that an employee is a director full or part time in the employer company. अगर कोई एम्प्लॉई अपनी एम्प्लॉयर की कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर है तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। सेकेंड कंडीशन सेज दैट इफ एन एम्प्लॉई हैज़ 20% और मोर इक्विटी शेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी, that means he is holding a substantial interest in that company, or you can say he is holding the voting power of the company. ठीक है, अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है वो, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। थर्ड कंडीशन सेज दैट हिज सैलरी और द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल मॉनिटरी बेनिफिट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो कितना है 50 लाख से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो आप उसे क्या बोलते हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऑलराइट, तो ये 3 कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई एम्प्लॉय फुलफिल करता है तो हम उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट अस लुक एट द perquisites which are taxable only in case of specified employees. So let us see the first perquisite we have. It is facility of motor car. तो सबसे पहली परक्यूजिट है हमारे पास फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी दी है तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। वी हैव स्पेसिफाइड दैट इन कॉलम्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले स्पेसिफाई किया कि गाड़ी का ओनर कौन है, देन वी विल सी एक्सपेंसेस, खर्चे कौन उठा रहा है, देन वी विल अकॉर्डिंगली डिसाइड द वैल्यूएशन। इसमें भी हमने अलग अलग कैटेगरीज करी हैं कि क्या वो गाड़ी जो एम्प्लॉय को दी गई है फैसिलिटी वो ऑफिस के लिए चला रहा है, उसे ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है या फिर खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। अगर मिक्स्ड है तो भी हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। अगर वो मिक्स्ड यूज़ के लिए कार यूज़ हो रही है तो हम देखेंगे गाड़ी स्मॉल कैटेगरी में आती है, बिग कैटेगरी में आती है। अगर उसकी इंजन कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है देन इट विल बी अ स्मॉल कार। अगर इंजन कैपेसिटी मोर देन 1.6 लीटर है देन इट विल बी कंसिडर्ड अ बिग कार। सो लेट अस फर्स्ट सी द फर्स्ट केस वी हैव व्हेन द ओनर ऑफ द कार इज़ द एम्प्लॉयर। जो बॉस है वही ओनर है कार का और जो खर्चे हैं गाड़ी के एक्सपेंसेस वो भी वही बियर कर रहा है। और अगर वो गाड़ी किसको दी है, हमने एम्प्लॉय को दी है, वो ऑफिस यूज़ के लिए चला रहा है, ऑफिस के पर्पज़ के लिए गाड़ी को यूज़ कर रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन क्या लगाएंगे हम परक्यूजिट की नील, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी प्रोवाइड किया बट वो ऑफिस के लिए उस कार को यूज़ कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं लगेगी, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट इफ़ ही इज़ यूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज़ तो उसे कितना वैल्यूएशन हम उसका लगाएंगे, जितने भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे उसके वो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी कार की। ठीक है, बट इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ ऑफिस यूज़ एंड पर्सनल यूज़ देन वी विल सी इफ़ इट इज़ अ स्मॉल कार, इफ़ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कार तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे लगाएंगे, परक्यूजिट की जो उसे फैसिलिटी दी जा रही है उस पर कितना हम वैल्यूएशन लगा के कितना टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा एम्प्लॉई। लेट अस सी, इसमें हमने 1800 पर मंथ, ठीक है, गाड़ी के लिए प्लस 900 पर मंथ। अगर कोई ड्राइवर की फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉय को तो ड्राइवर की सैलरी के लिए हम 900 पर मंथ चार्ज करते हैं और कार के लिए 1800 पर मंथ। ऑल राइट, और अगर वो बिग कार की फैसिलिटी है देन 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर सैलरी। ठीक है, नाउ सेकेंड केस वी हैव जहाँ पर ओनर कौन है, एम्प्लॉयर ही है, बॉस ही है ओनर, बट एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है, उस गाड़ी के जितने भी खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉई। फिर अगर हम उसे ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं तो नील। देखो आप तीनों केसेस में सेम है, अगर हमने फैसिलिटी तो दे दी है एम्प्लॉय को बट हम उसे ऑफिस के लिए यूज़ करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई वैल्यूएशन नहीं लगेगा उस फैसिलिटी का, तो वहाँ पर तीनों केसेस में नील ही रहेगा। अब जब आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस गाड़ी को तो जितना भी उसको एक्चुअली में खर्चा आ रहा है वो सारा आप वैल्यूएशन मानोगे उस फैसिलिटी का। ठीक है, देन कम टू द मिक्सड यूज़। मिक्स्ड यूज़ में जब स्मॉल कार है तो हमने कितना वैल्यूएशन लगाना है, 600 पर मंथ फॉर कार एंड 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर सैलरी। आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें सारे केसेस में अगर आपको ड्राइवर की फैसिलिटी मिल रही है गाड़ी के साथ तो आप 900 पर मंथ वैल्यूएशन में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर कार के लिए कितना हुआ, 600 पर मंथ, एंड इफ़ इट इज़ अ बिग कार तो 900 पर मंथ प्लस ड्राइवर सैलरी। नाउ लास्ट केस, अगर जो गाड़ी है उसका ओनर कौन है, एम्प्लॉय की गाड़ी है और जो खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, सारे एम्प्लॉयर, बॉस सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, कार किसकी है, एम्प्लॉय की। ठीक है, अब अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है बट खर्चा कौन दे रहा है, उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन क्या लगाएंगे हम, एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितना भी उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस आएंगे वो वैल्यूएशन लग जाएगी कार की। नाउ
इफ़ इट इज़ अ मिक्सड यूज़, वो जो एम्प्लॉय की गाड़ी है वो ऑफिस के लिए भी यूज़ हो रही है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहा है, तो हम वैल्यूएशन कैसे लगाएंगे यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। बेसिकली जो भी एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस बियर करे हैं उसका जो भी अमाउंट आ रहा है हमारा टोटल, हम पहले वो वैल्यू लेंगे। देन वी विल डिडक्ट 1800 पर मंथ, जो कि हमारा कार का वैल्यूएशन है, ठीक है, वो हम लेस करेंगे। देन वी विल ऐड द ड्राइवर सैलरी टू इट, तो इससे हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी परक्यूजिट की। सिमिलरली अगर वो बिग कार है तो हम कैसे करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास एम्प्लॉयर से आया है फॉर द एक्सपेंसेस, ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने, बॉस ने हमें अमाउंट दिया है फॉर द एक्सपेंसेस, वो लेंगे। देन वी विल डिडक्ट 2400 पर मंथ। आप देखो ये वही अमाउंट्स हैं जो आपने फर्स्ट केस में ली थी, ठीक है, तो 1800 पर मंथ डिडक्ट किया, यहाँ पर 2400 पर मंथ डिडक्ट किया। और अगर ड्राइवर है तो उसकी सैलरी के लिए 900 पर मंथ हम ऐड कर देंगे इसमें। ऑल राइट, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट। जो भी हमारी फिगर्स हैं यहाँ पर वो सब आपको एक बार डिटेल में एक बार देखना है। सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल। सो द नेक्स्ट फैसिलिटी और परक्यूजिट वी हैव इज़ डोमेस्टिक हेल्प और सर्वेंट, जहाँ पर हम डोमेस्टिक हेल्प या सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को। सो इफ़ द सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड and the expenses are met by the employer, then the amount paid to the servant will be the value of perquisite and will be taxable for specified employees। ये वो perquisites हैं जो सिर्फ specified employees के लिए taxable होंगी। तो अगर जो servant है वो employer ने appoint किया है, बॉस ने, और उसके expenses भी employer meet कर रहा है, तो हम इस facility की valuation कैसे लगाएंगे, value कैसे निकालेंगे? जो भी amount servant को दिया जा रहा है that will be your value of perquisite, ठीक है, इसी को हम टैक्सेबल करेंगे स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ द नेक्स्ट परक्यूजिट वी हैव इज़ द फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। जब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट, इफ़ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर। बेसिकली अगर ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो आपका बॉस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारी जो कंपनी है वो उसी का प्रोडक्शन कर रही है। बेसिकली एम्प्लॉयर जो है वो इसका प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर विल बी इट्स टैक्सेबल वैल्यू। बेसिकली जो भी वहाँ पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा उसे पर यूनिट, वो हम लेंगे फॉर द टैक्सेबल वैल्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ एम्प्लॉयर इज़ नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ सच फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर जो है प्रोड्यूसर नहीं है उस फैसिलिटी का, वो कहीं और से फैसिलिटी लेकर हमें आगे प्रोवाइड कर रहा है, देन द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी विल बी इट्स टैक्सेबल वैल्यू। अगर उसने कहीं और से फैसिलिटी दी है, देन पास ऑन करा है आपको, तो वो जो अमाउंट जो उसने पे करा है उस फैसिलिटी के लिए, वो आपका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। सो द नेक्स्ट परक्यूजिट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन और एट कंसेशनल रेट्स। आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं बाय योर एम्प्लॉयर, या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ नहीं लिया आपसे उसके बदले, या फिर कंसेशनल रेट पर, एक मिनिमल रेट पर आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं। सो इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स specified securities without any consideration from his present or past employer, such facility will be taxable and will be valued on the basis of market value of shares। ठीक है, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी उन शेयर्स की, उसके बेसिस पर हम उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे एंड दैट विल बी टैक्सेबल। बेसिकली हम परक्यूजिट्स में करते क्या हैं, जैसे हमने अलाउंस में किया था, अलाउंस में वी हैव कैलकुलेटेड द एग्जेम्प्टेड वैल्यू, कि कितनी वैल्यू पर टैक्स नहीं लगेगा जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं। परक्यूजिट में हमने क्या किया, परक्यूजिट्स में हमने वैल्यूएशन निकाला है कि हमने फैसिलिटी तो दी है एम्प्लॉय को, अब उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, हमने जो फैसिलिटी दी है उसमें कितने अमाउंट पर उसको टैक्स पे करना होगा, तो यहाँ पर हमने ये सब निकाला है सारे परक्यूजिट्स में। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द टैक्स फ्री और फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स। सो दीज आर द फैसिलिटीज़ ऑन विच द एम्प्लॉई इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस। तो इसमें हम कोई वैल्यूएशन नहीं निकालते, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती हैं टैक्स से, ठीक है। तो फर्स्ट फैसिलिटी वी हैव इज़ द मेडिकल फैसिलिटी। सो एन एम्प्लॉयर मे प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू हिज एम्प्लॉई or he may compensate him by making the payment for his medical expenses, like it can be your hospitalization charges or your operation fee। ठीक है, एम्प्लॉयर आपको या तो सीधा मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकता है फ्री, या फिर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट कर सकता है। सो दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़। नाउ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एन एम्प्लॉयर मे प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ टू हिज एम्प्लॉई। एनी रिक्रिएशनल फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज़ नॉट टैक्सेबल। कोई भी रिक्रिएशनल फैसिलिटी अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को दे रहा है, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। देयरफॉर द एम्प्लॉयर्स प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा
and such amenities to all the employees qualify as a tax free perk. बेसिकली जो भी ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, इट कैन बी अ हेल्थ क्लब और इट कैन बी अ टेनिस कोर्ट, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग द फिजिकल हेल्थ और फॉर बिल्डिंग सोशल कनेक्शंस। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जब एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, इट कैन बी अ हेल्थ क्लब, इट कैन बी अ टेनिस कोर्ट, इट कैन बी अ स्विमिंग पूल, तो ये सब फैसिलिटीज़ जब प्रोवाइड की जाती हैं दे आर टैक्स फ्री। नाउ द नेक्स्ट perquisite is tour and travel. An employer may provide any free conveyance facility together with the foreign travel facility to his employee. अब वो conveyance facility भी offer कर सकता है along with foreign travel facility. ठीक है, that is also tax free. Now the last perquisite is telephone or mobile phone facility. So, an employer may provide a facility of mobile phone to his employee and bear the expenses incurred on this facility. वो सारा खर्चा भी खुद उठा रहा है और एक मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसने एम्प्लॉय को, तो ये वाली perquisite भी हमारी टैक्स फ्री होती है, fully exempt from taxes. I have also attached a table which shows all type of perquisites all together that you can see. First column is for the perquisites which are taxable for all the employees. Then we have perquisites which are taxable only for specified employees. Then lastly that are fully exempt. तो यहाँ पर पूरी लिस्ट गिवन है तीनों टाइप ऑफ perquisites की. So do have a look at it. And that's all for this lecture. We are done for today, but I will be back with another lecture for income from salaries. It will also cover your numerical portions. So till then, please do read all these concepts very thoroughly, and I will be back soon with the numerical portion. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.